नमस्कार दोस्तों। एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज इसलिए भेजता है ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके, एक शिक्षित इंसान बन सके। पर आज हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जी, वो लड़ रहे हैं धर्म के लिए। वो लड़ रहे हैं कि हिजाब कौन पहनेगा और भगवे कलर का स्कार्फ कौन पहनेगा। बाकायदा लड़ाई में जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। इस कदर धार्मिक राजनीति का जहर हमारे देश में फैल चुका है कि अब उससे हमारे बच्चे भी महरूम नहीं हैं। खबर आती है कर्नाटका से। कर्नाटका के कई सारे स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब बैन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी लड़कियों को एंट्री नहीं मिलती। मेनली उन लड़कियों को जो हिजाब पहनती हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो इस हिजाब बैन के खिलाफ वो लड़कियां एक प्रोटेस्ट करती हैं। इस प्रोटेस्ट का तुरंत ही एक काउंटर प्रोटेस्ट आता है, जिसमें काफी सारे लड़के लड़कियां सैफरॉन कलर का स्कार्फ पहने हुए दिखाई देते। और इस प्रोटेस्ट की आग इस कदर फैल चुकी है कि कई जगह पर लड़कियों को छेड़ा गया और कई जगह पर पत्थरबाजी भी की गई। हालात को बिगड़ता देखकर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने सभी स्कूल और कॉलेजेस को 3 दिन बंद करने का फैसला लिया। ये घटना हमारे लिए और हमारे देश के लिए, दोनों के लिए शर्मनाक है। इसीलिए इस घटना के तह तक जाना बहुत जरूरी है। हमें जानना जरूरी है कि हिजाब क्या है, क्या हिजाब पहनना सही है या नहीं सही है, क्या इसकी इजाज़त हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पहली बात तो काफ़ी सारे लोग खुद को कंफ्यूज करते हैं बुर्का, हिजाब और नकाब को एक चीज़ समझकर। ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं। बुर्का एक सिंगल पीस ऑफ कपड़ा होता है जो पूरी बॉडी को कवर करता है हेड टू फीट तक इंक्लूडिंग फेस, और हिजाब हेड स्कार्फ को कहा जाता है। बुर्के को ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने बैन करके रखा है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। इनमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, चाइना, कॉन्गो ऑफ रिपब्लिक, काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं। और कुछ कंट्रीज़ में खुद औरतों ने प्रोटेस्ट किया है बुर्के या वेल के खिलाफ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईरान का एंटी हिजाब मूवमेंट, जिसको गर्ल ऑफ इनकलाब भी कहा जाता है, जो हुआ था 2017 से 2019 के बीच। और ईरान के इसी एंटी हिजाब मूवमेंट को देखकर सऊदी अरेबिया की औरतों ने भी एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया, जिसको उन्होंने नाम दिया नकाब अंडर माई फुट। ये प्रोटेस्ट था इस्लामिक कंजर्वेटिव ड्रेस कोड के खिलाफ, जो उनके लिए मैंडेट कर दिया गया था 2018 में। ये दोनों प्रोटेस्ट हुए थे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। पर इंडिया का केस इन दोनों केस से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ की औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं हिजाब के लिए, न कि हिजाब के खिलाफ। और जो लोग हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आगे आने वाली वीडियो में आप खुद देखकर समझ सकते हैं कि उनका ये प्रोटेस्ट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो कतई नहीं है। वीडियो को आप देखकर समझ गए होंगे कि इसमें जो लोग हैं वो इस लड़की के लिए नहीं बल्कि इस लड़की से लड़ रहे हैं। एक लड़की के पीछे 100 से ज़्यादा लोग नारे लगाते हुए दौड़ रहे हैं। क्या वाकई में ये वो इंडिया है जो हम देखना चाहते हैं? और क्या वाकई में ये वही वुमेन एम्पावरमेंट है जिसकी हम बात करते हैं? आज देश भर की औरतें हिजाब बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हिजाब पहनना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये सारे राइट हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन में मिलते हैं। और अगर बात हम करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो इसके लिए प्रोटेस्ट भारत में बहुत पहले से हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1857 का रिवॉल्ट। ये भारत की आज़ादी की सबसे पहली जंग थी और इसका इमीडिएट कॉज था मंगल पांडे को उनके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट फोर्स कर। मंगल पांडे को और बाकी सारे लोगों को ब्रिटिशर्स फोर्स करते हैं कि भाई अब आप लोग गन की जो कार्ट्रिजेस हैं वो आप उनको अपने मुंह से खींचोगे। और उस वक्त कार्ट्रिजेस पर ग्रीस लगी होती थी और लोगों का ये मानना था कि ये जो ग्रीस है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती है।
अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है एक माँ की तरह, और इस्लाम धर्म में सुअर को हराम माना जाता है। तो ये दोनों धर्मों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात थी, और इसी चीज ने जन्म दिया भारत की सबसे पहली आज़ादी की जंग को, जिसको हम नाम से जानते हैं 1857 रिवॉल्ट की। और आज भी बात अगर मान्यताओं और धर्म पर आती है तो भारत अभी भी वही। और आज जो ये हिजाब प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पे काफ़ी सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, फ्रीडम ऑफ चॉइस पे और इंडिया के सेकुलरिस्ट स्टैंड पे। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 25 स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हैज़ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसको फॉलो या प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई भी वायलेशन ऑफ मोरालिटी नहीं होनी चाहिए, या किसी की भी हेल्थ पर असर नहीं आना चाहिए। बात करें हिजाब की, तो क्या हिजाब कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर हिजाब कोई वायलेशन ऑफ मोरालिटी कर रहा है, या हिजाब से कोई वायलेशन ऑफ डिसेंसी हो रहा है, या फिर हिजाब पहनने से किसी की हेल्थ पे असर आ रहा है? आप समझदार लोग हैं, आप खुद इस चीज़ का आंसर जानते हैं, मुझे इस चीज़ का आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सवाल ये भी आता है कि क्या आर्टिकल नंबर 25 हमें अपने रिलीजन की कोई भी प्रैक्टिस परफॉर्म करने की इजाज़त देता है? जी नहीं। आर्टिकल नंबर 25 हमें अपने रिलीजन की उन्हीं प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने की इजाज़त देता है जो हमारे रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब जो हमारे रिलीजन का फंडामेंटल है। अब सवाल ये आता है कि क्या हिजाब भी इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस है? जी हाँ, हिजाब भी इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हमने देखा होगा कि जो फ्लाइट अटेंडेंट्स रहती हैं या जो औरतें होती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं, वो हिजाब पहने होती हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने हिजाब को इंस्टीट्यूशनली भी एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम का ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। चलिए एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि हिजाब जो है वो इस्लाम का फंडामेंटल पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, पर ये एक इस्लामिक कल्चर तो है। पर सवाल ये आएगा कि भाई आर्टिकल नंबर 25 ने तो कोई इजाज़त नहीं दी है कल्चर को फॉलो करने की। आर्टिकल नंबर 25 में कहीं भी कल्चर का जिक्र नहीं है। जी सर, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें उसके लिए दूसरे आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 29। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे आर्टिकल नंबर 29 की, क्योंकि आर्टिकल नंबर 29 क्लियरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए स्टेट किया गया है। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें 2 क्लॉज हैं। आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 1 स्टेट्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in the territory of India or any other part having their distinct language, script or culture of their own have the right to conserve the same। मतलब भारत का कोई भी सेक्शन, भारत का कोई भी ग्रुप नागरिकों का जिनकी अपनी खुद की भाषा, खुद की लिपि या खुद का कल्चर है, उनको संविधान ये राइट देता है कि वो अपने कल्चर, अपनी भाषा और अपनी लिपि को कंजर्व करें। और मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 1 जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट है, मतलब इसमें कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2 स्टेट दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट फंड्स ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। इसका मतलब कोई भी ऐसी एजुकेशनल संस्था जिनको स्टेट मेंटेन करता है या फिर वो फाइनेंशियल एड उनको मिलता है स्टेट की तरफ से, वो किसी भी भारतीय नागरिक को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकती हैं सिर्फ उनके रिलीजन, उनकी भाषा, उनकी कास्ट या उनके रेस की वजह से। आर्टिकल नंबर 29 के दोनों क्लॉज से ये हम समझ ही गए होंगे कि हमारा जो कल्चर होता है उसको कंजर्व करने का, उसको फॉलो करना हमारा हक है, और ये हक हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। जैसे हमने भारत में देखा होगा कि काफ़ी सारी जगहों पर हमारी जो हिंदू धर्म की बहनें हैं वो घूंघट काटती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके कल्चर में आता है। उसी तरह सेम हिजाब भी इस्लामिक कल्चर का पार्ट है, और इस पार्ट को फॉलो करने की इजाज़त खुद हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है।
अब बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, इंडिया के सेक्युलरिस्ट स्टांस की। 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसमें प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड ऐड किया जाता है, सेक्युलर। सेक्युलर का बुनियादी मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया है यूरोपियन सोसाइटी से। वो उस वक्त से आया है जब राजा और चर्च एक साथ मिलकर देश चलाते। पर आगे देखने में ये आता है कि जो चर्च की दखलंदाजियाँ थी वो देश के मामले में, वो स्टेट के मामले में काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। तो इस चीज़ को पूरी तरीके से दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया सेक्युलरिज्म का, और उस दिन से तय किया गया कि आज से चर्च देश के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा और ना ही राजा चर्च के मामले में दखलंदाजी करेगा। यहाँ से शुरुआत होती है सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट की। इंडिया भी एक सेक्युलर स्टेट है। इसका मतलब इंडियन स्टेट पर्टिकुलरली कोई भी एक सिंगल रिलीजन को नहीं फॉलो करता है। सेक्युलरिज्म की हमें डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में और भी अच्छे तरीके से समझाई है। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में कोई धर्म ना हो, बल्कि ये मतलब है कि सोसाइटी में जितने भी धर्म हो उनका इक्वल स्टेटस हो और किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा। अगर बात करें इंडिया और यूएसए के सेक्युलरिज्म स्टैंस की, तो इंडिया फॉलो करता है न्यूट्रलिटी और पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड रिलीजन। वहीं दूसरी तरफ यूएसए फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन मैटर ऑफ रिलीजन। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग अप्रोच है सेक्युलरिज्म को लेकर। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म फॉलो होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट सेक्युलरिज्म। इसका मतलब होता है सरकार खुद को धर्म से पूरी तरीके से दूर नहीं करेगी, वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करेगी, पर उसके लिए शर्त यह है कि वो सभी धर्मों को इक्वली सपोर्ट करे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है मुस्लिम्स को पहले हज सब्सिडी मिलती थी जिसको 2018 में विड्रॉ कर लिया गया। इसका एक और एग्जाम्पल है अमरनाथ श्राइन बोर्ड। बेसिकली इसमें सरकार हर रिलीजन को इक्वली सपोर्ट कर रही है। और अगर हम बात करें दूसरे टाइप की सेक्युलरिज्म की, जिसको कहा जाता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म या हार्ड सेक्युलरिज्म भी, तो वो फॉलो होता है फ्रांस और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में। इस टाइप के सेक्युलरिज्म में सरकार बिल्कुल दूर रखती है रिलीजन को किसी भी टाइप के पब्लिक इंस्टीट्यूशन से। इसका एक एग्जाम्पल है फ्रांस ने हिजाब बैन कर दिया है स्कूल और कॉलेजेस में। इसका एक और एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन कोड कहता है कि जो भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में आती हैं और उन कंट्रीज में जो कंपनियां आती हैं, अगर वो चाहें तो वो अपने वर्क प्लेस पर हिजाब बैन कर सकती हैं। ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका रिलीजन की तरफ काफ़ी एक्सट्रीम अप्रोच रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में वाकई में चर्च को तोड़ा जाता है, चर्च पर से क्रॉस के सिंबल हटाए जाते हैं, और कहा यह भी जाता है कि चाइना में तकरीबन 10 लाख मुस्लिमों को री एजुकेशन कैंप भेजा गया है उनका पॉलिटिकल ब्रेन वॉश करने के लिए। अगर हम देखें तो चाइना सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन पे कहीं पर भी फिट नहीं बैठता है। अब कुछ लोग जो हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका सवाल ये रहेगा कि फ्रांस अगर हिजाब बैन कर सकता है, यूरोपियन यूनियन अगर हिजाब बैन कर सकता है, तो इंडिया हिजाब क्यों नहीं बैन कर सकता है? उसका सिंपल सा आंसर ये है कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म फॉलो होता है वो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म फॉलो होता है, और फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जो सेक्युलरिज्म फॉलो होता है वो हार्ड सेक्युलरिज्म फॉलो होता है। अगर हम फ्रांस की तरह और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह हम इंडिया में हार्ड सेक्युलरिज्म का मॉडल लाते हैं तो सिर्फ इंडिया में हिजाब ही नहीं बैन होगा, बाकी और भी चीज़ें बैन। टाइप की रिलीजियस एक्टिविटी किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में बैन हो जाएगी, रिलीजियस प्रेयर स्कूल और कॉलेजेस में बैन हो जाएगी, हिजाब बैन होगा, माथे पे बिंदी बैन हो जाएगी, गले में मंगलसूत्र बैन हो जाएगा, हाथ में गेरुए कलर का धागा बैन हो जाएगा और सर पे टर्बन बैन हो जाएगी, क्योंकि ये सब एक रिलीजियस सिंबल है। इंडिया के लिए हार्ड सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री, यहाँ पर मिट्टी के साथ साथ लोग भी बदलते हैं, उनकी भाषा भी बदलती है, उनका कल्चर भी बदलता है, उनका धर्म भी बदलता है और उनके कपड़े भी बदलते हैं। इंडिया के लिए हार्ड सेक्युलरिज्म अडॉप्ट करना इस वजह से भी मुश्किल है क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी की जिंदगी में उसका रिलीजन, उसका कल्चर सेंट्रल रोल प्ले करता है। आपको किस टाइप का सेक्युलरिज्म अच्छा लगा? सॉफ्ट सेक्युलरिज्म जो इंडिया में फॉलो होता है, या हार्ड सेक्युलरिज्म जो फ्रांस और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आते हैं हम इस मुद्दे के कंक्लूजन पे। हमने ये तो जान लिया कि हिजाब क्यों नहीं बैन होना चाहिए या फिर हिजाब क्यों नहीं बैन हो सकता है।
पर हम उस पर भी नज़र डालेंगे कि अगर हिजाब बैन होता है इंडिया में तो इस बैन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो किसका होगा। इस हिजाब बैन की वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो उन बच्चियों का होने वाला है जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अभी भी लोग रिलीजन को एजुकेशन से ऊपर महत्व देते हैं। हिजाब बैन की वजह से कुछ माँ बाप या हो सकता है कुछ बच्चियाँ खुद स्कूल या कॉलेजेस में जाने से इनकार करें। इससे हमें या गवर्नमेंट को कुछ हासिल होने वाला, बल्कि हम पूरी की पूरी आने वाली एक मुस्लिम जनरेशन को एजुकेशन से महरूम कर दें। और हमने जिस वुमेन एम्पावरमेंट का सपना देख रखा है वो सिर्फ हमारे लिए एक सपना ही रह जाएगा। हम खुद से ये सोचें कि क्या वाकई में हम ये चाहते हैं। ये फैसला हम छोड़ते हैं अपने माननीय कोर्ट पे। आप क्या सोचते हैं हिजाब बैन के बारे में? क्या हिजाब बैन करना सही है या फिर ये गलत है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।